Hello students, today we discuss a new topic that is ecological stability। देखो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन बायोडाइवर्सिटी richness और फॉरेस्ट। देखिए बायोडाइवर्सिटी जो डिपेंड करती है ऑन बायोडाइवर्सिटी रिचनेस, तो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी जो होती है मेनली ज्यादा होगी जहां पे इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी रिचनेस ज्यादा होगी वहां पे इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जहां पे फॉरेस्ट ज्यादा रिच होंगे उसमें स्पीसीज नंबर ज्यादा मिलेंगे तो वहां पे इकोलॉजी क्या मिलती है, ज्यादा स्टेबल मिलती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो अर्थ के ऊपर ऑन लैंड ऑन टेरेस्ट्रियल एरिया पे सबसे बड़े इकोसिस्टम होते हैं। कौन? इन द फॉरेस्ट, राइट। तो फॉरेस्ट के बारे में अगर देखें, फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट इज सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम with species richness। देखो जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम होता है स्पीसीज रिचनेस के साथ में, यानी उसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं, राइट। लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से एक प्रॉब्लम हो रही है। ह्यूमन क्या कर रहा है, अर्बनाइजेशन करने के लिए यानी शहरों को बसाने के लिए, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन कॉलोनी, कॉलोनाइजेशन बोल सकते हो, उसको बसाने के लिए, और अदर एक्टिविटी फॉर द इंडस्ट्रीज के लिए, फॉर द फार्मिंग यानी फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, लाइक आप स्लैश एंड बर्न या जूम कल्टीवेशन जिसे आप जानते हैं, आपने डिस्कस किया होगा एसएसटी में। तो वो जो है ये डिफोरेस्टेशन कर रही है, मेनली क्या कर रही है, डिफोरेस्टेशन। अब आप देखिए बायोडाइवर्सिटी का कैलकुलेशन करिए। आप देखिए ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, जो ट्रॉपिकल एरिया है इक्वेटर लाइन के अराउंड में जो एरिया है, उस एरिया में ह्यूमन के जितने भी आइलैंड थे, जिन आइलैंड पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा था और बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा मिलती थी, ह्यूमन ने क्या कर दिया, उन सभी को कट कर दिया, उन सभी को काट दिया उस एरिया को, राइट। क्योंकि किसके लिए, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट फॉर द कॉलोनाइजेशन ऑफ अर्बन एरिया, यानी ह्यूमन की कॉलोनी बनाएगी वहां पे। आप देख लीजिए सबसे एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल लीजिएगा मालदीव का, जैसे हिंदी में आप मालदीव भी कहते हैं, मालदीव का सबसे कॉमन एग्जांपल लीजिए। मालदीव में क्या हुआ था, मालदीव में बहुत सारे आइलैंड है, वहां पे बहुत सारे कोरल रीफ्स थे, बहुत सारे मैनग्रूव्स थे वहां पे, उन सभी को काटा गया कि वहां पे ब्यूटीनेस बहुत ज्यादा है, ह्यूमन की कॉलोनी बनाएगी। तो आप देख लीजिए कि हमने बहुत सारा एरिया को हमने कट कर दिया धीरे धीरे ह्यूमन की कॉलोनी के लिए। तो ये कुछ कॉमन से एग्जांपल है जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हुआ है। तो यहां पे आप देखेंगे डिफोरेस्टेशन क्या होता है। डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट एरिया और कवर। फॉरेस्ट एरिया को रिमूव करना या फॉरेस्ट कवर को रिमूव करना ह्यूमन की एक्टिविटी के लिए, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट एरिया और कवर, राइट। इसे कहते हैं डिफोरेस्टेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिफोरेस्टेशन कहते हैं।
देखिए एग्जाम्पल लीजिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नियरली आज से नियर 200 ईयर एगो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कभी अर्थ का 14% एरिया कवर करते थे, 14% एरिया कवर करते थे। आज जस्ट ओनली 8% बचे हुए हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इतने कम हो चुके हैं, यानी हमने 200 ईयर में नियरली 6% ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हमने काट दिया ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, राइट। अब रीजन क्या है इसका, यानी इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट्स होंगे, देखो डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स जो होंगे, सोइल इरोजन होगा, डेसिटिफिकेशन होगा, फर्स्ट होगा सोइल इरोजन, सोइल इरोजन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ अपर सोइल कवर। सोइल का जो ऊपर वाला कवर होता है रिमूव हो जाता है, बिकॉज जो ट्री होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं और जो ग्रासलैंड्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं, उसको बाइंड अप करते हैं कवर। ट्री रूट्स, स्पेशली ट्री की रूट्स हो गई, ग्रासलैंड ग्रास हो गए, वो स्पेशली बाइंडिंग करते हैं। ट्री रूट्स बाइंड सोइल लेयर, वो क्या करते हैं सोइल लेयर की बाइंड अप करते हैं। और ग्रासलैंड इसलिए खत्म हुई क्योंकि ह्यूमन ने ग्रेजिंग ज्यादा की, कैटलाइजेशन ज्यादा किया, डेसिटिफिकेशन। नंबर सेकंड आता है डेसिटिफिकेशन। देखो एग्जांपल लीजिएगा डेजर्ट का, थार डेजर्ट का ले लीजिए। देखो थार डेजर्ट जो मिलता है वो राजस्थान के अंदर और लिटिल बिट पाकिस्तान के अंदर भी इसका एरिया मिलता है, नियरली 30%। आप देखिए तो पाकिस्तान में जो एरिया पड़ता है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, डेसिटिफिकेशन बढ़ रहा है उसका एरिया, वो बलूचिस्तान की तरफ जो मूव कर रहा है वहां पे ऊपर की तरफ, राइट। सिंध यानी पंजाब एरिया से वो किसकी तरफ जा रहा है, बलूचिस्तान एरिया के प्रोविंस की तरफ जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इसका मतलब इसका ही रीजन है, इसका रीजन है ड्राई एरिया, क्योंकि फॉरेस्ट लगातार काटे जाएंगे तो ड्राइनेस बढ़ेगी, इसकी वजह से डेसिटिफिकेशन बढ़ेगा। ड्यू टू ड्राइनेस soil particles become loose, क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या बनेगा, डेजर्ट बनेंगे, राइट। अब जो थर्ड आता है वो आता फ्लड्स। फ्लड्स आएगा, फ्लड्स ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होगी, इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्लड, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज क्या करते हैं, लॉट ऑफ वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं और पानी को परक्यूशन, पानी को नीचे सेटल डाउन होने में हेल्प करते हैं, और वो रेन को भी मेंटेन करते हैं। अब जैसे फॉरेस्ट काटे जाएंगे तो वेदर जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से अनइवन हो जाएगा, और जिसकी वजह से फ्लड के चांसेस जो है ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। फिर होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स,
अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो ट्री के काटने से क्या होगा, जो वाइल्ड लाइफ है उसकी जो हैबिटेट है जहां पे वो रहती है, जैसे एक लोयन है एक जंगल में रहता है, उसकी जो हैबिटेट है वो खत्म हो जाएगी और जिसकी वजह से उसकी स्पीसीज के नंबर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट ड्यू टू loss of their habitat, due to loss of their habitat, राइट, अपने हैबिटेट की वजह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वो धीरे धीरे, राइट। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, क्लाइमेटिक चेंज आ जाएगा, क्लाइमेटिक चेंज आएगा तो क्लाइमेटिक चेंज से क्या होगा, जो वेदर है वो अनइवन हो जाएगा, कहीं बारिश हो रही है कहीं बारिश नहीं हो रही, कहीं ज्यादा सूखा है तो कहीं ड्रॉट है, कहीं सूखा ड्रॉट पड़ेगा तो कहीं फ्लड ज्यादा आ रही है, राइट, कहीं इस तरह कंडीशन वहां पे देखने को मिलेगी। अनइवन वेदर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा, अनइवन वेदर होगा, राइट, यानी मौसम में चेंज आएगा बहुत सारा। तो ये थे कुछ इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन।